दोस्तों नमस्कार। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से नई आइडिया स्टार्टअप के लिए हो सकते हैं और अभी तक उस क्षेत्र में कोई भी स्टार्टअप नहीं है, ऐसे कुछ विषयों पर हम लोग पिछली कुछ सीरीज से बात कर रहे हैं और आज हम इसी तरह के एक और नए विषय पर बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो सीजनल एक्टिविटी है और ख़ास तौर से हमारे देश में 3 सीज़न होते हैं मुख्य रूप से। एक सीज़न को हम कहते हैं खरीफ सीज़न जो वर्षा के समय होता है, दूसरा होता है रबी सीज़न जो शीत ऋतु में शीतकाल में होता है और तीसरा होता है जायद सीज़न जो गर्मियों में होता है। तो चूँकि एग्रीकल्चर मौसमी एक्टिविटी है और हर सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स बोई जाती हैं और उन फसलों के लिए अलग अलग इनपुट की आवश्यकता होती है और जो व्यापारी हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सीज़न शुरू होने के बहुत पहले से अपने मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग करते हैं और जो होलसेलर्स हैं और स्टॉकिस्ट हैं वो पहले से मटेरियल कंपनियों के साथ बुक करते हैं और कई बार रिटेलर्स भी मटेरियल सीजन को देख के परचेज़ करते हैं और अपनी दुकानों में रखते हैं ताकि समय पर वो किसानों को कृषि आदान उपलब्ध कराया जा सके। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है कि खेती अभी भी हमारे यहाँ जो है वो मौसम पर आधारित है और ये डिपेंड करता है कि वर्षा कैसी हुई है, वर्षा में अंतराल कितना रहा है, कितने लंबे समय तक वर्षा हो रही है और पानी की उपलब्धता किस तरह से होने वाली है। इसी वर्षा के आंकड़ों के आधार पर खरीफ सीजन की फसलें निर्धारित होती हैं और उसी के आधार पर मुख्यतः रबी और जायद की फसलें निर्धारित होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्षा होती है उसका अधिकांश हिस्सा हमें वर्षा काल में ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे समय क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इसके विक्रेता हैं वो जब प्लान करते हैं और हमारे यहाँ अभी भी मौसम की उतनी अच्छी जानकारी नहीं होती है उपलब्ध जो बहुत लोकलाइज्ड हो। हमारे यहाँ जो मैक्रो लेवल पर है, बड़े एरिया के रूप में है, वहाँ तो फोरकास्ट आती है, पर माइक्रो लेवल पर हमें जानकारी उतनी एक्यूरेट नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब किसान बोना शुरू करता है तो वो तत्काल का मौसम देखता है और उसके हिसाब से वो फसलें तय करते हैं। और इसी तरह जो वर्षा का कार्यकाल होता है या जो सीजन्स होते हैं, ठंड कितनी पड़ रही है या कैसे मौसम जा रहा है या पानी कितने अंतराल से बरस रहा है, उसी के आधार पर पेस्टिसाइड, बीडीसाइड, हर्बिसाइड या पीजीआर इन सब का उपयोग फसलों में होता है। और चूँकि एडवांस में प्लानिंग होती है और किसान बहुत तेज़ी से अपने निर्णय को बदलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि दुकानों के पास और मैन्युफैक्चरर्स के पास एक्सेस इन्वेंट्री बच जाती है और इस एक्सेस इन्वेंट्री को निकालना बहुत कठिन हो जाता है। अभी तक एग्रीकल्चर में कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है जो एक्सेस इन्वेंट्री के ऊपर काम करता हो। अब इसमें जो अपॉर्चुनिटी है, ये प्रॉब्लम्स हैं और अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे देश में एक साथ सभी जगह फसलें नहीं बोई जाती हैं। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं जिनमें अलग अलग समय पर फसलें बोई जाती हैं। इसी तरह अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो जो हमारे यहाँ मेजर 17-18 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं उनमें भी समय समय पर अलग अलग अंतराल से फसलें बोई जाती हैं। तो इसमें बहुत सारा कॉमन एक्सेस प्रोडक्ट होता है। जो ख़ास तौर से ये समस्या आती है 2 क्षेत्र में, बीज और पेस्टिसाइड जो केमिकल्स हैं उसमें। फर्टिलाइज़र में ये समस्या नहीं आती है और मशीन इक्विपमेंट में भी ये समस्या ज़्यादा नहीं रहती है क्योंकि वो पूरी साल चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ सामान्यतः हमारा जो अनुभव है
पिछले कई सालों से ई फसल एग्रीकल्चर इनपुट सप्लाई का काम कर रही है कि आप कितना भी अच्छे से अच्छा प्लान करें तो भी 25 से 30% इन्वेंट्री आपके पास बच जाती है। अब ये जो इन्वेंट्री आपके पास बच गई है, इसमें दो तरह की कंपनियां होती हैं। एक कंपनियां वो हैं जो इन्वेंट्री तो वापस ले लेती हैं, वो अपने जो उनकी बुकिंग स्कीम है या जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसमें वो निर्धारित करते हैं, पर ऐसी कंपनियां पैसा वापस नहीं करती हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल वहाँ फंस जाता है। और अगर कोई कंपनी केवल एक पर्टिकुलर सीजन के लिए काम कर रही है तो आपको पूरी साल अपना पैसा उनके पास रखना पड़ता है, या वो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपके एरिया में नहीं चलते हैं दूसरे सीजन में, तो भी आपका पैसा वर्किंग कैपिटल उनके पास रह जाता है। दूसरी जो कंपनियां होती हैं वो सेल के समय ही ये क्लियर करती हैं कि उनकी रिटर्न पॉलिसी नहीं है और वो कोई भी मटेरियल वापस नहीं लेंगे। अब ऐसी स्थिति में वो मटेरियल दुकानदार के पास रखा रहता है, और बहुत सारे जो हमारे यहाँ दुकानदार हैं वो बहुत छोटे दुकानदार हैं या जो बड़े दुकानदार भी हैं, उनके पास उस तरह के वेयर हाउसेस नहीं हैं जिस टेम्परेचर पर, जिस तरह के पर्यावरण में ये मटेरियल को साल भर सुरक्षित रखा जा सके। तो बहुत सारी इन्वेंट्री ख़राब हो जाती है या आउटडेटेड हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, और फिर उसको बेचना बहुत कठिन होता है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास भी ये समस्या रहती है। तो यहाँ स्टार्टअप शुरू करने का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी तक कोई भी स्टार्टअप या कोई भी व्यापारी मेरे नॉलेज में नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी हैं जो स्थानीय लेवल पे इस तरह की इन्वेंट्री को हैंडलिंग करने का काम करते हैं, पर उनका क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है और वो सभी इन्वेंट्री खरीद भी नहीं पाते हैं। पर अगर कोई स्टार्टअप पैन इंडिया इस तरह के काम करने की शुरुआत करते हैं, या बड़े राज्य जैसे मध्य प्रदेश, मैंने कहा कि 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो वहाँ ये अपॉर्चुनिटी है कि जो एक सीजन का मटेरियल कहीं बच गया है और उसी फसल का बुवाई दूसरी जगह हो रही है तो वो वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है या उसके आगे शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे आप अगर मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे पहले जो फसलों की बोनी शुरू होती है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में होती है, फिर मध्य प्रदेश में बोनी शुरू होती है, और अंत में जो पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश है वहाँ बोनी शुरू होती है। तो इस तरह से ये फ्लो हमेशा चलता है हर सीजन में, तो वहाँ इस इन्वेंट्री को खपाया जा सकता है। अब इसमें अभी तक लोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो तरह की मेन चैलेंजेस हैं। पहली चैलेंज है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ये कोशिश करते हैं कि उनने जो एक जोन में मटेरियल रिलीज किया है वो दूसरे जोन में ना जाए, क्योंकि वो पहले से बुकिंग करते हैं और जो लोग उनके साथ बुकिंग करते हैं उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो इस बात का हमेशा विरोध करते हैं कि एक जोन से मटेरियल दूसरी जोन में जाए। दूसरी, अगर आप पूरे देश में ये काम करना चाहते हैं तो सीड में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भारत सरकार के निर्देश भी हैं कि अगर आपने एक राज्य में सीड सर्टिफाइड किया है और आपके पास लाइसेंस है तो आप दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं। पर पेस्टिसाइड में अभी भी ये समस्या है, और जो अभी ऑनलाइन पेस्टिसाइड बेचने के लिए रूल्स भारत सरकार ने जारी किए हैं, उसके बावजूद भी आपको हर राज्य में लाइसेंस लेना पड़ेगा और उन कंपनियों से प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिनका प्रोडक्ट आप बेचते हैं, और ये प्रिंसिपल सर्टिफिकेट आपको हर साल अपने लाइसेंस में जुड़वाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। इस चैलेंज को अगर हमें ओवर पावर करना है तो हमें मैन्युफैक्चरर्स से अगर हम बात करते हैं, और मैन्युफैक्चरर्स की हित की बात यह है क्योंकि उन्हें भी अपनी इन्वेंट्री निकालना होती है और वो उन व्यापारियों के भी हित प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिनके पास मटेरियल बच गया है और जिसका पैसा फंसा हुआ है। तो अगर उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, क्वालिटी अच्छी है और दूसरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में वो फर्टिलाइजर, वो सीड और पेस्टिसाइड का उपयोग होता है तो उसको वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, और इसमें बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है और इस काम को आसानी से किया जा सकता है।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एक नेटवर्क डेवलप करें और जो लोग दूसरे राज्यों में ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं और प्रिंसिपल सर्टिफिकेट हैं, उनका नेटवर्क अगर हम बनाते हैं तो उस नेटवर्क में भी हम इसको ऑपरेट करके इस जो एक्सेस इन्वेंट्री है उसको लिक्विडेट कर सकते हैं और ये कि अच्छा बिजनेस हो सकता है। और इसमें तीनों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मुख्य रूप से इसके 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक मैन्युफैक्चरर्स हैं, दूसरे जो स्टॉकिस्ट हैं या होलसेलर्स हैं, और तीसरे फार्मर्स हैं। क्योंकि इस तरह का मटेरियल जब आप भेजेंगे तो निश्चित ही वो रीजनेबल प्राइस पर उपलब्ध होगा। तो मुझे लगता है कि ये काम ये आसानी से जो इंटरप्रेन्योर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे सेक्टर में ख़ासतौर से एफएमसीजी है, अप्रैल है, कपड़ों का है, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, इन सब में आप देखेंगे कि ओल्ड स्टॉक क्लियरेंस के जो स्टार्टअप आए हैं वो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी सक्सेस की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और ये चूँकि रनिंग प्रोडक्ट होते हैं और हमेशा चलते रहते हैं, तो इसमें मार्केटिंग की भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। और ये एक B2B बिजनेस बहुत अच्छे से क्रिएट हो सकता है। और जो लोग B2C बिजनेस कर रहे हैं वो भी इस तरह का बिजनेस जो एक्सेस इन्वेंट्री है उसको क्लियर करने के लिए शुरू कर सकते हैं। यदि आपको इसमें और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम आपके साथ कनेक्ट करके आपको और डिटेल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।